जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे फिर दूसरा पार्ट है। 1 से 85 तक हम लोग पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं और दूसरा पार्ट पढ़ेंगे यहाँ से। तो यह शरीर क्रिया विज्ञान है, ठीक है ना। तो इसी में से हम लोग 86 से क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि जब कोई बाहरी पदार्थ रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट कर होती है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु और जीवदत्त। तो इसका आंसर भी हो जाएगा जो डब्ल्यूबीसी होता है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वह प्रतिक्रिया करने लगता है तुरंत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 86 का, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे रक्त समूह। क्वेश्चन है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप ने खोज करता है कौन है ब्लड ग्रुप के? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि लैंडस्टीनर, लिवाइन, वियनर और लीमनहाक, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा लैंडस्टीनर, जो ब्लड ग्रुप का ए, और जैसे ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो खोज किए थे मतलब ग्रुप का, वह लैंडस्टीनर थे। और रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंडस्टीनर। आगे हम लोग देखेंगे आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? ल्यूमेनहाक ने, बियनर ने, लैंडस्टीनर ने। और लैंडस्टीनर तथा बियनर, ठीक। तो देखिए जब आरएच फैक्टर प्लस माइनस होता है तो वह कि कौन किया था? तो इसका हो जाएगा आंसर 88 का। 88 का डी हो जाएगा लैंडस्टीनर और बियनर ने, दोनों लोग मिल करके। जैसे देखिए क्या होता है, ग्रुप पहले ग्रुप था ए बी सी, ए बी सी नहीं, ए बी और ओ, ठीक। तो अब जो प्लस था ना, एक प्लस था एक माइनस था, मतलब इसी में फिर प्लस था माइनस था, चाहे माइनस प्लस था, जो भी हो, ठीक है, प्लस माइनस। तो ये जो है फैक्टर होता है, आरएच फैक्टर इसी को बोलते हैं। तो यह लैंडस्टीनर और बियनर ने इसका खोज किया था, पता लगाया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर देखेंगे किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं हो पाई जाती है? एंटीबॉडी ए बी, मैंने बी ए बी ओ, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ, ए बी और ए बी और ओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89 का। 89 का सी हो जाएगा, 89 का सी हो जाएगा बी, ए बी। ए बी जो होता है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ठीक। तब जब एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है तो इसीलिए यह सर्वग्राही सबका ले सकता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? दोनों, ए बी, ए ऑप्शन ए है ए, बी में बी और सी में ए बी और डी में ओ। तो 90 का हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एंटीबॉडी उसमें नहीं पाया जाता था। देखिए एक और चीज इसमें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ओ है, ओ, ठीक, फिर ए, ठीक, बी, ये पढ़ लीजिएगा, ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम में और यूनिक में, ठीक है। ए बी और ए बी, ठीक। तो ये आपस में मान लीजिए ये है, ध्यान रहे, ये आपस में लेन देन कर सकते हैं ब्लड का, ठीक। ये भी आपस में, वो सर्वग्राही है, इस सबको दे सकता है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ पे ये जो है ये सबको दे सकता है और डायरेक्ट इसको भी दे सकता है ब्लड, ठीक। तो इसी के नाम पे पड़ा है। ये जो है इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, दोनों एंटीबॉडी ए और बी, ठीक। मतलब कि एंटीबॉडी इसमें पाया जाता है तो ये सबको, ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी सकता है। तो इसीलिए इसका नाम सर्वदाता नाम है, सर्वदाता, सबको दे सकता है, ठीक। और ये सबका ले सकता है तो इसीलिए इसका नाम सर्वग्राही है, सर्वग्राही, ठीक। तो ये याद रहे पहला, ये सर्वदाता किसे कहते हैं, सर्वग्राही किसे कहते हैं। इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, यानी कि इसमें एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक, दोनों इसमें। और इसमें क्या इससे पहले वाला में था, देखिए एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, नहीं एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। आगे यही ये वाला जो है ना, ये वाला, ये जो पूरा ये नक्शा याद रखिएगा कि ये आपस में लेन देन कर सकते हैं, जैसे ये आपस में लेन देन कर सकता है, ये भी आपस में लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपस में, तो इसमें एक चीज है वही आरएच फैक्टर जो प्लस माइनस वाला होता है, तो वो सिस्टम पे रहता है, ठीक। चलिए देखते हैं किस रुधिर वर्ग में, या 90 का हो गया, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो इसका होता है डी, कि मैंने ओ है, जो ओ है वो दोनों एंटीबॉडी
पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो 91 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि इसमें देखिए, इससे पहले वाले में यही देखे थे ना, यानी कि इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है और एंटी कौन है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसका मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पे रंग चेंज करते हैं हम इसका, इसमें जो है एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। और एंटीबॉडी है ना, एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक, इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये ख्याल में आ गया कि इसमें एंटीबॉडी ओ में है, एंटीबॉडी पाया जाता है और एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ये ध्यान रहे, यहीं से एक ही खाका याद करेंगे तो सब कुछ आधा से अधिक याद हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन, एंटीबॉडी और एंटीजन दो पार्ट होते हैं, तो एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर, ऑप्शन ए है कि शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एंटीजन क्या है, तो एंटीजन है 92 का सी हो जाएगा, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आगे हम लोग देखेंगे एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषण पदार्थ की कमी के, विपत्ति के और संक्रमण के। तो 93 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, तो एंटीबॉडी दोनों ओ में पाया जाता है। ओके, चलिए, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, जो आरएच फैक्टर का नाम दिया गया था, लैंडस्टीनर और बियनर ने दिए थे, तो किस में पहले पता किया था, तो यही पूछ रहा है। तो इसका बंदर है, ऑप्शन ए है भालू, बी है बंदर मनुष्य और सी है बिल्ली। तो इसका आंसर बंदर से, रिटर में अगर कौन बंदर था, बंदर में ही है, मतलब यार आरएच फैक्टर का जो पता लगाया था लैंडस्टीनर और बियनर ने बंदर में ही सबसे पहले देखे थे, ठीक है। तो 94 का कौन सा होगा, तो बी। चलिए आगे हम लोग देख, 95 दिया हुआ है, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए उपयुक्त नहीं है दिया हुआ है, तो क्या है, पुरुष, ए है ऑप्शन में कि पुरुष आरएच प्लस हो और माइनस महिला हो, आरएच माइनस, फिर से पुरुष माइनस हो महिला प्लस हो आरएच फैक्टर में, और आरएच फैक्टर में पुरुष प्लस हो और महिला प्लस हो। सी डी ऑप्शन है कि पुरुष माइनस हो और महिला माइनस हो, ठीक। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पुरुष का जैसे जोड़ी जो है ना, पुरुष में प्लस, देखिए याद रहे, पुरुष में प्लस और माइनस, महिला में जो है, महिला का माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये जोड़ी उपयुक्त नहीं है, बस ये याद रखिए कि पुरुष का प्लस और महिला का जो है माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक। और उसके जगह पे पुरुष प्लस महिला भी प्लस हो जाए, पुरुष माइनस महिला भी प्लस हो जाए, और पहले पुरुष माइनस और महिला भी माइनस हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए, ये प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, यानी कि प्लस प्लस हो जाए इस तरह से, माइनस माइनस हो जाए, ठीक है, फिर प्लस माइनस हो जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि जोड़ी के लिए, आरएच फैक्टर में विवाह जोड़ी के लिए प्लस पुरुष का नहीं होना चाहिए और महिला का माइनस नहीं होना चाहिए, उपयुक्त, ठीक। तो यह उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है कि संतानों के भ्रूणीय अवस्था में माता पिता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है, देखिए वही है, इसे मान लीजिए पुरुष का है, पुरुष और महिला, ठीक। तो उसमें क्या दिया था, पुरुष में और महिला में, पुरुष का प्लस और महिला का माइनस नहीं होना चाहिए, ये याद रहे, ये याद हो जाएगा ना। अब देखिए माइनस प्लस हो जाना चाहिए, फिर प्लस प्लस हो जाना चाहिए और माइनस माइनस हो जाना चाहिए, लेकिन ये जो है, ये वाला प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इस कारण से मृत्यु हो जाती है। तो इसका देखिए इसमें कौन सा होगा आंसर, प्लस पुरुष, यानी कि पुरुष सब में है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस, यानी कि इसका आंसर 96 का हो जाएगा, 96 का डी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे इस चीज को एकदम एक गांठ मान लीजिए, अरे यही ना होगा, मान के चलिए, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस, यही चार्ट होगा, मतलब 1 2 3 1 4, यही चार्ट होगा। अब इसी चारों में से कोई ना कोई होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए ये वाला पुरुष का प्लस नहीं होना चाहिए, हमारे पुरुष का प्लस हो तो महिला का माइनस नहीं होना चाहिए, बस ये याद रहे, पुरुष का प्लस और महिला का माइनस नहीं होना चाहिए।
ठीक, तो इसका आंसर डी होगा। एक ही याद करिएगा, पुरुष का प्लस और महिला का माइनस नहीं होना चाहिए, उसके बाद सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, मतलब कि ग्राह्यता मतलब कि अपने आप में एक सर्वदाता होता है, ग्राह्यता होता है। तो ए है, बी है, ए बी है, ओ है। तो 97 का क्या हो जाएगा, 97 का सी हो जाएगा। ठीक, 97 का सी। इसको आप लोगों को फिर एक बार और समझा देते हैं। देखिएगा, जो ओ है, ओ पॉजिटिव, ठीक, तो ये आपस में लेन देन कर सकते हैं। ठीक, ए है और ए है, ठीक, ये आपस में लेन देन कर सकते हैं, बस प्लस माइनस का ध्यान रहे उसमें। बी जो है आपस में लेन देन कर सकते हैं, ठीक, और ए बी है, ए बी और ए बी, ये दोनों आपस में लेन देन कर सकते हैं। ठीक, और किसको कौन देता है का, तो ये देखिए, ये ओ जो है इस सबको दे सकता है, अपना ब्लड सबको दे सकता है। ठीक, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, यानी कि ओ जो है सर्वदाता होता है। सर्वदाता याद रहे, ये डायग्राम याद रहेगा तो सब कुछ याद हो जाएगा। सर्वदाता आई सर्वग्राही, सबका ग्रहण करता है, सर्वग्राही। ठीक, इसमें एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है, ठीक है ना, तो इसीलिए दे सकता है किसी को, एंटीजन नहीं पाया जाता है और इसमें एंटीजन पाया जाता है। तो देखिए, सर्वदाता कौन हुआ, ओ, सर्वग्राही कौन हुआ, तो ए भी। ठीक, तो यह पूछता भी है, जिससे कि अगर मान लीजिए ए और जिसे ओ और ए मिल जाए तो कितने % चांस है कि ये वाला बनने का चांस है, तो बहुत कम चांस होता है। तो ये सब हम बता देंगे आपको, तो पहले ये समझ जाइए कि डायग्राम ऐसे ही बनता है, ऐसे भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो सर्वग्राहता पूछ रहा है तो ए बी हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, ए बी रक्त वाले वर्ग व्यक्ति को सर्वदाता अदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिबिंब का भाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन का भाव होता है, उसके रक्त में प्रतिबिंब उपस्थित होता है, उसके रक्त में प्रतिबिंब और प्रतिजन दोनों का भाव होता है। तो 98 का क्या हो जाएगा, 98 का ए हो जाएगा, उसके रक्त में प्रतिबिंब पिंड का अभाव होता है। आगे हम लोग देखेंगे, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ए पॉजिटिव समूह, ओ समूह, ए बी समूह और ए पॉजिटिव, तो इसका आंसर सर्वदाता हो रहा है। सर्व यूनिवर्सल डोनर मतलब जिसको दिया जा सकता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी कि ए जो है, ए बी जो है वो सबका ले सकता है, ये सबका सबको दे सकता है वो, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो 99 का कौन सा हो जाएगा, 99 का बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, रक्त समूह वो वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को से रक्त ले सकता है। ठीक है, तो केवल ए बी से, केवल ए और बी से, केवल मतलब ए बी और ओ से, ओ और ए बी से, केवल डी से, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का डी हो जाएगा, वह केवल तो केवल ओ से ले सकता है। ठीक है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो, तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। ठीक है, तो ये पूछता है, ये जो है परसेंटेज भी पूछ देता है। तो ए बी होगा, जिसे बी होगा, बी में ए बी होगा, सी में ओ होगा, बी होगा, ए बी होगा अथवा ओ होगा। तो यहाँ पे 101 का आंसर होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, पिता का वर्ग ए है और माता का ओ है, तो इसलिए उसका पुत्र का कौन सा रक्त तो ओ होगा। ठीक है, आगे, कोई भी प्रकार के रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार से रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। ठीक है, तो ए या बी और ए बी या ए और या ओ और ए बी या बी। ठीक है, तो बी ए वाला हो जाएगा, 102 का डी हो जाएगा। ठीक है, जो हम डायग्राम बनाए थे ना उसमें ध्यान दीजिएगा, तभी पता चल जाएगा। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। मस्तिष्क में किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, अनुमस्तिष्क माने सेरेब्रम में, हाइपोथैलेमस में, मेडुला अम्बालागाटा में। तो 103 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो होता है वह भूख की तृप्ति को अनुभूति कराने का केंद्र होता है। यही नहीं, जो हमारे शरीर पर टच करता है ना आदमी, तो उसको भी हाइपोथैलेमस ही नियंत्रित करता है। जो शरीर का जो टेम्परेचर जो होता है ना, उसको भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेबेलम
सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लांगाटा और में से कोई नहीं। तो 104 का क्या हो जाएगा? 104 का बी हो जाएगा, सेरेब्रम होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। आगे हम लोग देखेंगे सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से, नाड़ी से। तो जो सेरेब्रम मस्तिष्क में पाया जाता है, तो 105 का हो जाएगा, सी हो जाएगा मस्तिष्क, सी। आगे हम लोग देखेंगे मनुष्य की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मस्तिष्का का अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो 106 का आंसर क्या होगा? तो 106 का आंसर हो जाएगा सी, प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो याद रहे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है। आगे, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं। तो 107 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मस्तिष्क जो कोशिकाएं हैं पुनर्योजन शक्ति होती है उसमें। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है सेंट्रान, डेड्रान, एक्सान और न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक और शरीर की क्रियात्मक इकाई है। तो इसका आंसर 108 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। 108 का नहीं, 108 का डी हो जाएगा, डी ध्यान रहे। 108 का डी होगा, न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक और शारीरिक क्रियात्मक जो इकाई होती है न्यूरॉन। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्र कोशिका, तंत्रिका कोशिका और इनमें से कोई नहीं। तो 109 का हो जाएगा सी, तंत्रिका कोशिका जो होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर में। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तंत्रिका निकलती हैं मनुष्य के मेरुदंड से कितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 12, 13, 31 और 33। तो 110 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 31। ठीक है, 31। आगे हम लोग देखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु में और तंत्रिका कोशिका में। तो 111 का आंसर हो जाएगा सी, कशेरुक रज्जु में प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, श्वसन की क्रिया जो होती है कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, हरितलवकों में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में। तो 112 का आंसर हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। दिया हुआ है कि 113 है कि मनुष्य में श्वासोच्छ्वास से बाहर निकलने वाली वायु में O2 की मात्रा, ठीक है ना, श्वासोच्छ्वास में जिसे हम बाहर निकालते हैं वायु को, तो उसमें कितने प्रतिशत ऑक्सीजन रहता है? 14%, 16%, 20%, 21%, 25%। तो 113 का हो जाएगा बी, 16%। कुल मिलाकर के 21% है। उस 21% में शरीर के मानव शरीर में जाता है और वहाँ से 5% एब्जॉर्ब करके 16% बच जाता है। मतलब बाहर जो निकालते हैं हम लोग सांस, उसमें 16% रहता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? 2, 28, 38 और 48। तो 114 का हो जाएगा, सी हो जाएगा 38। 38 एटीपी का ऑक्सीकरण, एटीपी का निर्माण होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18, 20 से 25 और 12 से 41, 70 से 72। तो इसका आंसर हो जाएगा 115 का ये हो जाएगा 16 से 18 तक। ठीक है, कम बेसी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मान कर चलिए कि यह 16 से 18 तक 1 मिनट में सांस लेता है मनुष्य। 116 है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो 116 का क्या हो जाएगा? 116 का डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कई जगह काम करता है, श्वसन के अंग में भी यह माइटोकॉन्ड्रिया ही काम करता है। ठीक, 117 है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 है, ये CO2 है, ठीक है ना। CO2 एवं जल के ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस और जल अपघटन। क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 और जल में निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं क्या? ठीक है, तो 117 का क्या हो जाएगा? 117 का हो जाएगा वायु श्वसन। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे 118 है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो छोड़ी हुई CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12%, 16%। तो 118 का क्या हो जाएगा? 118 का हो जाएगा ए, 4%। ठीक, आगे क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है?
क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल, पारुविक अम्ल, ग्लूकोज और एटीपी और फ्यूमेरिक अम्ल। तो 119 का क्या हो जाएगा? तो 119 का हो जाएगा बी, पायरुविक अम्ल होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पारुविक अम्ल का होता है। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 तथा जल। फार्मेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, अनाक्सिक श्वसन की बात हो रही है। तो 120 का क्या हो जाएगा? 120 का सी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। आगे हम लोग देखेंगे मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, अमोनियम नाइट्रेट। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 121 का ए हो जाएगा यूरिया। ठीक, 121 का आंसर हो जाएगा यूरिया। आगे असंधारी जो है इसमें यूरिया बनते हैं, मतलब इसमें यूरिया बनते हैं किसमें? यकृत में, गुर्दे में। इसका नाम याद रहे, यकृत को लीवर कहते हैं, गुर्दे को वृक्क कहते हैं, प्लीहा को तलीय, मूत्रालय शैली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो यूरिया बनते हैं कहाँ बनते हैं? तो 122 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लीवर या यकृत में बनते हैं। आगे मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ये। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि, अवट्टु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि 123 का सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि जो होती है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक, मनुष्य में रुधिर क्षमता है फेफड़े में, वोमेन संपुट में, कुंडलित नलिका में और मूत्रवाहिनी में। तो मनुष्य का जो रुधिर जो क्षमता है किसमें क्षमता है? तो 124 का हो जाएगा बी, वोमेन संपुटा में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 124 का बी। आगे हम लोग फिर देखेंगे मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसका, कोलेस्ट्रॉल और यूरोक्रोम। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? 125 का डी हो जाएगा, यूरोक्रोम के वजह से मनुष्य का जो मूत्र होता है पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है एक्सान, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। 126 का 26 का सी हो जाएगा, 126 का सी नेफ्रॉन। ठीक है, आगे कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परासरण, विसरण, डायलिसिस और सक्रिय परिवहन। तो 127 का सी हो जाएगा, डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है कृत्रिम गुर्दा। आगे मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीने में। यूरिया सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो सी हो जाएगा मूत्र में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अपवहन। डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को करने के लिए होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत और वृक्क। तो जो डायलिसिस का पूरा कार्य होता है अपवहन, तो इसका आंसर 129 का हो जाएगा, डी हो जाएगा वृक्क। ठीक है, अपवहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को करने के लिए होता है? तो यह होता है वृक्क। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन में से किसके लिए उपयुक्त है? इसमें से स्वेदन जो निम्न है दिया हुआ है इसमें से किसमें महत्वपूर्ण है? तो शरीर का गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा में रंध्र को खोलने के लिए, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने के लिए। तो 130 का क्या हो जाएगा? 130 का हो जाएगा डी हो जाएगा, शरीर के तापमान में नियंत्रित के लिए होता है स्वेदन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम सल्फेट। तो वृक्क में 131 का हो जाएगा, सी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। जो पथरी बोलते हैं ना उसी को कह रहा है ये। मानव वृक्क में जो पथरी पाई जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। आगे हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। हेनले का लूप जो है किस कार्य से संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूल जनन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से। तो 132 का हो जाएगा ए, उत्सर्जन तंत्र से। आगे हम लोग देखेंगे सामान्यतः निषेचन होता है डिंडवाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, आच्छादन योनि में, मतलब आच्छद में। तो इसका आंसर क्या होगा? 133 का ए हो जाएगा, डिंडवाहिनी नली में। सामान्यतः निषेचन जो होता है डिंडवाहिनी नली में होता है। चले आगे 134 है कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? यह हुआ है कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? फिलोपेटियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, और इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा जो भ्रूण पल्ला है ना उसको पोषण प्लेसेंटा के द्वारा जाता है।
तो 134 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लेसेंटा। ठीक है, यही जो भ्रूण में रहता है ना, प्लेसेंटा ही चिपका रहता है, और वो जो भ्रूण रहता है उसी ये चिपका रहता है ये। तो जब चिपका रहता है तो उसी के चलते भोजन प्राप्त होता है भ्रूण को। ठीक, गर्भाशय में भ्रूण को किस द्रव में तैरता रहता है? गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? कार्यानिक द्रव, अग्नियाटिक द्रव, प्लेसेंटल द्रव, और इनमें से कोई नहीं। तो 135 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आग्नेयाटिक द्रव होता है। ठीक, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं निषेचन, परिवर्धन, पुनर्जनन और परागन। दो युग्मनों के संयोजन को कहते हैं क्या? 136 का हो जाएगा ए, निषेचन बोलते हैं। दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं निषेचन। 137 है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे, गामा किरण, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट। जो शिशु की जानकारी, जो विकास की जानकारी प्राप्त होती है, अल्ट्रासाउंड का है, हाँ अल्ट्रासाउंड होता है। तो 137 का हो जाएगा सी, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी एक्सरे जो होता है वो हड्डी के लिए किया जाता है। जैसे टीबी का रोग है ना, तो एक्सरे की से ही पता चलेगा, इससे कि हड्डी को पार कर जाती है। और जहाँ पे मांस की बात होगी, जैसे पेट में जितना है ना, सब अल्ट्रासाउंड किया जाता है मांस में। एक तो पेट में अल्ट्रासाउंड ही किया जाता है। आगे 138 है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ठीक, गर्भाशय, बीजांड, अंडाशय, अपरापोषित। तो 138 का क्या हो जाएगा, 138 का बी हो जाएगा, बीजांड सन। आगे हम लोग फिर देखेंगे 139 है, गलत लिखा गया है ना, 139 है, मुख के द्वार लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं क्या? अंडोत्सर्जन का, निषेचन का, गर्भधारण का और शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश का। तो जो मुख पर जो गर्भ निरोधक गोलियां जो लगाई जाती है, मतलब लिया जाता है, उसका क्या है? तो 139 का हो जाएगा, ये होता है अंडोत्सर्जन में, माने अंडा को उत्सर्जन करने में वह सक्षम नहीं होता है अगर इसको खा लिया जाए तो। ठीक ना, चलिए 140 के निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होती है, जब निषेचन का वहा होता है और विकास आंतरिक होता है, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास वहा होता है। तो इसका आंसर 140 का क्या हो जाएगा, 140 का सी हो जाएगा, जब निषेचन वहा होती है और विकास आंतरिक होती है। 141 है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके कोशिश से होता है? पिता के, माता पिता दोनों के, इसमें से किसी के द्वारा नहीं, तो इसका आंसर पिता होता है। पिता के द्वारा भ्रूण का निर्धारण होता है। ठीक है ना, तो 141 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि 142 क्वेश्चन है, मनुष्य की भी गर्भकाल होता है। मनुष्य के गर्भकाल होते हैं 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 9 महीने। आगे स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, हाँ देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है बेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और न्यूरेक्टोमी और साइकेडेमी। तो 143 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी होता है, ट्यूबेक्टोमी। और ये बेक्सटोमी जो होता है वो पुरुष में होता है। तो स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे पुरुषों का नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, दो ही याद रखिए, ये महिला के लिए है और ये पुरुष के लिए है। तो 144 का कौन सा हो जाएगा, ए, बैक्सेक्टोमी। ये याद रहे, ये पूछता है। आगे प्रथम परखनली शिशु का नाम था आस्था इंदिरा डॉली लुइस। तो इसका आंसर 145 का हो जाएगा, 145 का डी, लुइस। 145 का डी। तो सेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, और प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को, और हार्मोन्स के प्रकार को। तो एमनियोसेंटोसिस जो होता है तरीका क्या है? तो 146 का आंसर हो जाएगा ए, भ्रूण के लिंग को। ठीक, आगे हम लोग फिर देखेंगे 147 है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, गुर्दा। क्या कह रहा है, ग्रंथि विहीन होती है, यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, गुर्दा। तो 147 का आंसर हो जाएगा सी, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ग्रंथि विहीन होती है, ग्रंथवाहिनी विहीन होती है। वाहिनी विहीन ग्रंथियों का श्रवण को कहते हैं रस, हार्मोन्स, घोल, उत्सर्जन। वाहिनी विहीन, ठीक है, जिसमें वाहिनी विहीन ग्रंथि होती है उस श्रवण को क्या कहते हैं? रस,
हार्मोन्स घोल उत्सर्जन। तो 148 का क्या हो जाएगा, 148 का बी होगा हार्मोन्स। ओके, आगे इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत। तो 149 का हो जाएगा डी यकृत। अंतःस्रावी यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मृद ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि, अम्लीय ग्रंथि। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होते हैं वाहिनी विहीन ग्रंथि होती है। तो 150 का सी हो जाएगा, 150 का सी। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि नहीं, थायराइड, जठर, यकृत, अग्न्याशय। तो 151 का हो जाएगा बी, जठर जो होता है यह ग्रंथि नहीं है। 152 है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, अग्न्याशय, अवट टू है, अवट या अवट टू, और पीयूष प्लिया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मास्टर ग्लैंड कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि का या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मनुष्य के शरीर को सबसे छोटी ग्रंथि, यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी और लार ग्रंथि। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 153 का सी होगा। और आगे 154 है कि मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, थायराइड, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज, यकृत। तो इसका आंसर 154 का क्या हो जाएगा, 154 का बी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, मस्तिष्क में, अग्न्याशय में, गला में, किडनी में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यह मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है ना। तो 156 का है कि गाय और भैंस के थनों के में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, सेमेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन और इंसुलिन। एक, तो इसका 156 का क्या हो जाएगा, 156 का बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन होता है जो भैंस या गाय को दूध उतारने के लिए हार्मोन की सुई लगाई जाती है। आगे हम लोग देखेंगे थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित होता है, उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, TSH, FSH, LTH, ACTH। तो 157 का हो जाएगा ए हो जाएगा, 157 का ए हो जाएगा TSH। आगे दिया हुआ है कि 158 है कि वृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है, थायराइड से, एड्रिनल से, जननांग से, पिट्यूटरी से। तो वृद्धि हार्मोन्स जो होता है कहाँ से स्रावित होता है, 158 का हो जाएगा डी, पिट्यूटरी ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष, पेनियल, एड्रिनल, अंडाशय। तो 159 का हो गया ए होता है पीयूष ग्रंथि। तो याद रहे दो थे, इससे पहले वाले में देखे थे कौन सा, तो यह है वृद्धि हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स है, पिट्यूटरी से ही निकलता है। और ऑक्सीटोसिन भी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि से ही निकलती है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आगे 160 पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन्स स्राव में शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन्स स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। लंबाई में अधिक वृद्धि होती है, शरीर के असंतुलित विकास, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 160 का बी हो जाएगा, शरीर का असंतुलित विकास होता है। अत्यधिक हार्मोन्स अगर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलेगा तो उसका प्रभाव शरीर का असंतुलित विकास हो जाएगा। दिया हुआ 161 है, एक विशिष्ट हार्मोन्स को किसकी कमी से गलगंड या गाइटर, मैंने गलगंड का नाम गाइटर है, ये भी याद रहे, रोग हो सकता है। संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, हाइपोथैलेमस, पैंक्रियाज, थाइमस, थायराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड। ठीक है, 161 का हो जाएगा डी, थायराइड। ठीक, इंसुलिन या इसकी कमी से मतलब गलगंड रोग होता है। ठीक, थायराइड। आगे हम लोग देखेंगे किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। कुसंक्रिया के कारण किसकी, माने इसमें से कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है, औदेबिक ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, यकृत, अवट्टू। तो 162 का आंसर हो जाएगा, 162 का डी हो जाएगा अवट्टू ग्रंथि। अवट्टू ग्रंथि से कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है, अवट्टू ग्रंथि के कारण। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर कहा जाता है, अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है, थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन। तो 163 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा थायरॉक्सिन। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर थायरॉक्सिन होता है। आगे पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, पीनियल जो ग्रंथि होती है कहाँ, यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में, गर्भाशय में,
तो 164 का हो जाएगा बी, मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। आगे, निम्नलिखित हार्मोन्स में से किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन। तो आयोडीन कहाँ होता है? तो 165 का हो जाएगा ए, थायरॉक्सिन में। आगे आगे हम लोग देखेंगे 166 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो इस अवट्टु है, जनन ग्रंथि है, अधिवृक्क है, परावट्टु है। तो ये क्या कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के से स्वतंत्र कर सकती है, स्वतंत्र कार्य कर सकती है? पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र। अवट्टु है, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क है, परावट्टु है। तो 166 का आंसर हो जाएगा डी, परावट्टु जो होता है, परावट्टु जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी। तो 167 का ये हो जाएगा थायराइड जो होता है सबसे अंतःस्रावी बड़ी ग्रंथि होती है और सबसे छोटी होती है पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, आगे 168 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु, टीयर स्रावित करती है? लैक्रिमल, पीयूष, अवट्टु, अग्न्याशय है। मतलब कौन सी ग्रंथि है जो अश्रु, मतलब यह आंख से निकलता है? तो यानी कि 168 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लैक्रिमल। लैक्रिमल जो ग्रंथि है वह आंसू निकालती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। तो 169 का हो जाएगा डी, हो जाएगा 169 का डी। थामस जो होता है, थाइमस, वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। आगे, मादा जनन हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, लेक्सिन और उपेक्षा भी। तो प्रोजेस्टेरॉन तो समझ में आ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। 170 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी है। यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये जो है रिलैक्सिन है, मादा हार्मोन्स है सब। ठीक, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक ये पढ़ते रहिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।